नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वागत कर रहा हूं। जितने भी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं, जो मेरे भाई बहन, छोटे भाई या बड़े हैं, जितने भी मेरे अनुज है, अग्रज है, जो भी सारे के सारे लाइव आइएगा। और आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 40 के अंदर हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करने वाले हैं जो आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आपके स्वयं के मूल्यांकन के लिए काफी कारगर होंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 40 में देखिएगा, आपका पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर यह है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, किस बात को लेकर चर्चा कर रहा है ये प्रश्न? देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, साहचर्यवादी संप्रदाय का संबंध है किससे? जॉन लॉक से है, मैकडूगल से है, वुंश से या वाटसन से? सहचर्यवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? यदि हम बात करते हैं वाटसन से तो ये विकल्प गलत हो रहा है। क्यों? वाटसन का संबंध तो साथियों व्यवहारवाद से है। किससे है? व्यवहारवादी संप्रदाय से, इसलिए गलत हो गया। यदि आप आंसर दे तो विलियम वुंड, तो ये बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही नहीं माना जाएगा। इसका संबंध जो है संरचनावाद से है। किससे है? संरचनावाद से है। तो संरचनावादी संप्रदाय का संबंध किससे है? विलियम वुंड से होने के कारण ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप आंसर दे तो मैकडूगल, तो ये बिल्कुल क्या माना जाएगा? इस बार क्या हुआ? गलत हो गया। मैकडूगल जो है वो प्रयोजनवादी संप्रदाय से है, प्रयोजनवादी संप्रदाय से। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर जॉन लॉक क्यों सही हुआ। जॉन लॉक का संबंध जो है वो साहचर्यवादी संप्रदाय से माना गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समग्रता के सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक किसे माना गया, या समग्रवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या गेने है, कुर्ट लेविन है, थॉर्नडाइक है, कोहलर या मैक्स वर्दीमान? देखिएगा समग्रवादी संप्रदाय को लेकर बात हो रही है। किसको? समग्रवाद को लेकर बात होती है, समग्रवादी संप्रदाय को। ये समग्रवादी जो संप्रदाय जो है साथियों, ये समग्रवादी संप्रदाय का उदय जर्मनी में 1920 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और करने वाला व्यक्ति कौन था? इस संप्रदाय का मुख्य जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तकों की यदि मैं बात करूं तो इसके मुख्य प्रवर्तक तो मैक्स वर्दीमर थे। कौन थे? मैक्स वर्दीमर। और यदि समर्थकों की यदि बात करूं तो इसमें नाम आता कोहलर का, और दूसरा नाम आता कोफ का। किसका आता है? कोफ का। ये 3 व्यक्ति इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो यहां पर क्या इन 3 व्यक्तियों में से किसी का नाम है? बिल्कुल। तो डी विकल्प क्यों माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन अब आप सोचिएगा गेने क्यों गलत हुआ? गेने जो है यदि देखा जाए, गेने जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने, गेने ने जो अलग अलग अधिगम के 8 शर्तों पर अपने सिद्धांत को दिया था, तो इनका सिद्धांत तो शर्तों का सिद्धांत है, शर्तों का सिद्धांत है। इसके अलावा कुर्ट लेविन जो है साथियों, ये क्षेत्रवाद से संबंधित है। किससे? क्षेत्रवाद से। थॉर्नडाइक व्यवहारवाद से संबंधित है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर ये विकल्प क्यों गलत हुए। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो डी क्यों सही हुआ? हर विकल्प पर चर्चा कहां हो रही? उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शरीर क्रिया का संबंध है या शारीरिक क्रिया का संबंध है किससे? सिगमंड फ्राइड से, मैकडूगल से, रोज से या मॉर्गन से? बिल्कुल शारीरिक क्रिया को लेकर यदि हम बात करें तो शारीरिक क्रिया का संबंध किससे हो सकता है? यदि आप उत्तर देते हो फ्राइड, तो ये आंसर बिल्कुल ही बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही नहीं माना जाएगा। इसका संबंध मनोविश्लेषण से है साथियों। किससे है? मनोविश्लेषण से है। इसके अलावा इसका संबंध अचेतन मन से विशेष रूप से माना गया है। तो बिल्कुल यह शारीरिक क्रियाओं को लेकर कोई उल्लेख नहीं हुआ, इसलिए ए विकल्प क्या हुआ? गलत।
यदि आप आंसर देते हो मैकडूगल, तो ये भी गलत हो गया। मैकडूगल का जो संबंध है वो मूल प्रवृत्ति से है साथियों। किससे है? मूल प्रवृत्ति से। आप समझ गए होंगे, एकमात्र ये संस्थान है जहां हर विकल्प पर यह सिकवाल आपके साथ चर्चा कर रहा है। यदि आप उत्तर देते हो रास, तो जो रास व्यक्ति था जिसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था, बाल्यावस्था को क्या कहा? मिथ्या परिपक्वता के काल को कहकर संबोधित किया था, तो बिल्कुल आपका सी विकल्प भी क्या हो गया? गलत। अब आपके सामने मॉर्गन एंड मोटे हैं जिन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर भी बात कही थी। तो शरीर की क्रिया का जो संबंध है, शरीर की क्रिया का जो संबंध है साथियों, वो किससे है? वो है आपके मॉर्गन से है। बिल्कुल इसी वजह से आपका डी विकल्प जो है बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिएगा, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बिल्कुल बुद्धि परीक्षण की यदि मैं बात कर रहा हूं, किसके? बुद्धि परीक्षण की यदि अपन बात करते हैं, तो बुद्धि परीक्षण को लेकर यदि मैं चर्चा कर रहा हूं, चीज को समझिएगा। बुद्धि परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण जो दिया था बीने ने साइमन के साथ मिलकर दिया था, ये तो आपको याद होना चाहिए। यहां जो सवाल पूछा गया, ये क्वेश्चन जो पूछा गया, ये बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों से पूछा गया साथियों। तो देखिएगा, बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार है। एक तो है आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं, तो फिर आपके आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या आता है? सामूहिक क्या आता है? बुद्धि परीक्षण आता है। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया, यहीं से सवाल पूछा गया कि एक तो आ गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक क्या आ गया? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्ति विशेष पर जो बुद्धि परीक्षण काम में लिया जाता है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में बीने का आता है, साइमन का आता है, ये सारे के सारे क्या है? शाब्दिक भी है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की यदि बात करूं, जहां एक से अधिक व्यक्तियों पर अप्लाई करने में काम में आता है, जिसमें आर्मी बीटा आता है, आर्मी अल्फा आता है, आर्मी गामा आता है। इसके अलावा और यदि कहते हैं तो टर्बन का क्लासिफिकेशन बुद्धि परीक्षण भी। तो लगभग देखा जाए तो यहां पर पूछा जा रहा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो बिल्कुल सामूहिक बीने साइमन तो व्यक्तिगत हो गया, दोनों होगा नहीं, कोई नहीं है। तो ये 3 विकल्प तो यही क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। तो आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आता है। वो भी किस में आता है साथियों? अशाब्दिक में आता है। इसी वजह से ए विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त था और एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी भी है, आ भी सकता है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही जोरदार है, ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। रेविन प्रोग्रेसिव और साथ में क्या दिया गया? मैट्रिसेज। तो इस परीक्षण का प्रयोग मापन के लिए तो किया जाता है। तो किस प्रकार के मापन के लिए किया जाता है? क्या व्यक्तित्व मापन में इसको काम में लेते हैं, या अधिगम के मापने को काम में लेते हैं, या बुद्धि के मापने को काम में लेते हैं, या सृजनात्मकता के मापने को काम में लेते हैं? देखिएगा, सृजनात्मकता से शुरुआत करते हैं। तो सृजनात्मकता मापन के जो परीक्षण होते हैं साथियों, जिसमें यदि देखा जाए सृजनात्मकता को लेकर मिन्नेसोटा परीक्षण भी बनाया गया। इसके अलावा सृजनात्मकता मापन को लेकर और कौन सा परीक्षण बनाया गया मिन्नेसोटा के अलावा? फिर यदि अपन देखते हैं तो सृजनात्मकता मापन में जो एक परीक्षण और काम में लिया गया, उसका नाम क्या था? यदि उसकी हम बात करें तो बीके पासी का परीक्षण था। क्या नाम था? बीके पासी। और यदि देखते हैं तो तीसरा आता है अलीगढ़ का बाकर मेहंदी परीक्षण। तो ये सृजनात्मकता मापन में क्या लिए जाते हैं? काम में लिए जाते हैं। यहां पर क्या पूछा जाता है? रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण पूछा गया।
तो ये विकल्प तो क्या हो गया, गलत। व्यक्तित्व मापन को लेकर यदि बात की जाए तो यहां पर प्रक्षेपण पद्धतियों को काम में लेते हैं। इसके अलावा इसमें आत्मनिष्ठ पद्धतियों को भी काम में लेते हैं, और यदि देखते हैं इसको व्यक्तिनिष्ठ पद्धतियों को भी काम में लेते हैं। आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ एक है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ विधियों को भी काम में लेते हैं। तो बिल्कुल ये होगा नहीं। अधिगम की यदि हम बात करें तो अधिगम के अंतरण को लेकर जरूर परीक्षण बनाए गए, बाकी कई तथ्यों का उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल बुद्धि ही एक ऐसा शब्द है, तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक मापन के लिए बुद्धि परीक्षण में काम में लिया जाने वाला है, और बिल्कुल ये सी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिएगा अगले विकल्प की और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते ही आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कई बार आप मेरे से पढ़े हो साथी। देखिएगा, डेनियल गोलमैन संबंधित है या डेनिमल गोलमैन मानसिक स्वास्थ्य से जो संबंधित है वो कौन है, बियर्स है। कौन है, बियर्स। तो ये गलत हो गया। फिर यदि आप व्यक्तित्व से संबंधित है, ऑलपोर्ट है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। सृजनात्मकता से संबंधित गिलफोर्ड है। कौन है, गिलफोर्ड, ये भी गलत। तो संवेगात्मकता से संबंधित कौन है, डेनियल गोलमैन है। इसी वजह से बी विकल्प सही है। यह डेनियल गोलमैन वही व्यक्ति है जिसने संवेगात्मक बुद्धि को वैज्ञानिक दिशा दी थी, जिसने संवेगात्मक बुद्धि को भाषाई बुद्धि कहा था, जिसने संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि कहा था, जिसने संवेगात्मक बुद्धि को लेकर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से क्यों महत्वपूर्ण है। कब लिखा, 1995 में लिखी गई। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग जॉन मैन और पीटर सिलावे के द्वारा किया 1990 में। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। जो वास्तव में प्रतिभाशाली बालक है उसमें कौन सी क्वालिटी आती है। मानसिक क्रिया की तीव्रता रहती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता रहती है, अमूर्त विषयों में रुचि रहती है, या सभी। देखिएगा, प्रतिभाशाली जो बालक होता है मानसिक क्रिया उसमें तीव्र रहती, बिल्कुल रहती है। प्रतिभाशाली की आईक्यू बहुत तेज होती है। दैनिक कार्य अन्य व्यक्तियों से अलग होते, बिल्कुल भिन्न होते, ये भी सही है। जो सामने नहीं उसके बारे में भी प्रतिभाशाली सोच लेता है, बिल्कुल अमूर्त विषयों में रुचि होती। इसका मतलब डी विकल्प क्या हो रहा है, सही। सभी क्या है, ऑप्शन सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचि भी व्यापक है, तो वह है। एक कोई बालक है जो कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, उसकी रुचि भी बहुत व्यापक है, तो इस तरह का वो व्यवहार कर रहा है, तो वो बच्चा कैसा होगा। क्या वो बच्चा पिछड़ा बालक इसलिए प्रश्न पूछ रहा है, नहीं। पिछड़ा बालक शिक्षा में पिछड़ रहा है तो वो कैसी तरह का प्रश्न नहीं पूछता है, शिक्षा से संबंधित होता हो। तो यदि समस्यात्मक बालक की बात करो तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं झूठ बोलने वाले होते हैं, कक्षा को हास्य में लाने वाले होते हैं, अनावश्यक प्रश्न पूछने वाले होते हैं, कार्य और कारण में अजीब और गरीब संबंध रखने वाले होते हैं, कक्षा से पलायन भी कर जाते हैं। तो ये तो होगा नहीं, सभी है नहीं। तो बचा कौन, प्रतिभाशाली बालक है जो प्रश्न पूछता है और बहुत ही रुचि भी उसकी व्यापक मानी गई है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त शब्द आया है और बहुत ही गजब का शब्द है। शब्द है ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किस व्यक्ति के द्वारा की गई। ऑटिज्म को लेकर किसने बात कही, बीने ने बुद्धि को लेकर बात कही, तो ये गलत। फ्रायड ने मनोविश्लेषण को लेकर बात कही, तो ये भी विकल्प गलत। स्किनर ने किसको लेकर, क्रिया प्रस्तुत को लेकर बात कही, और स्किनर ने पुनर्बलन को लेकर भी बात कही थी।
तो ये विकल्प भी गलत। बचा कौन? केनल मोदेफ जो था, जिसने ऑटिज्म को लेकर बात की कि कोई बच्चा अधिकांश चीजें भूल जाता है, मानसिक रूप से उसके कई तरह के विकारों को लेकर जो चर्चा होती है, उसके लिए ऑटिज्म शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। किसी बालक में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? क्या सामाजिकता पर, संस्कृति पर, व्यक्ति विभिन्नता पर या परिवार पर? देखिएगा, सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो उसकी योग्यता उसके स्वयं पर निर्भर करती है, वो अन्य व्यक्तियों से अलग होना चाहिए। तो इस दृष्टि से सामाजिकता होगा नहीं, संस्कृति होगा नहीं, परिवार होगा नहीं, व्यक्ति विभिन्नता होगा। तो बिल्कुल सही विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि परिवार अनौपचारिक संस्था है, सामाजिक और संस्कृति भी अनौपचारिकता से जुड़ी हुई है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता छात्रों की सीखने की योग्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य बाल अपराध से संबंधित नहीं है? बाल अपराध से संबंधित कार्य कौन सा या प्रकार नहीं है? देखो, चोरी करना बाल अपराध है या नहीं पूछ रहा है, ये तो है, इसलिए क्या हो गया? गलत। झूठे हस्ताक्षर करना ये भी बाल अपराध है, बिल्कुल, ये भी विकल्प गलत। व्यभिचार करना भी तो बाल अपराध है, बिल्कुल, तो ये भी विकल्प गलत, क्योंकि यहां पूछ रहा है बाल अपराध का प्रकार नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो बाल अपराध से संबंधित नहीं है? तो भाई बहनों के साथ यदि बहस होती है तो उसका संबंध बाल अपराध से नहीं होता है। ये बाल्य अवस्था में भाई बहनों में झगड़े का काल रहता है साथी। तो बिल्कुल डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करना ही क्या है? बिल्कुल सोचिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कथन करो एंड करो का है। किसके लिए कहा गया? क्या सर्जनात्मकता के लिए कहा गया? क्या प्रतिभाशालीता के लिए कहा गया? या व्यवहारिकता के लिए क्या कहा गया? या सभी के लिए? देखिएगा, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है वो सर्जनात्मकता कहलाती है। प्रतिभाशाली होगा नहीं, व्यवहारिकता है नहीं, सभी होगा नहीं। तो ए विकल्प बिल्कुल क्या है? सही माना जाएगा। तो बिल्कुल आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा तो फटाफट इस वीडियो को क्या करोगे आप लोग? शेयर कीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अब क्या करेगा कोई मेरा? तो बेटा आ गया ये 13, अधिगम की अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? सीखने में बाधकता या अक्षमताएं, बालक की कौन सी प्रमुख विशेषता? क्या अवधान की कमी है, संवेगों में अस्थिरता है, या दोनों, या कोई नहीं? यदि कोई अधिगम करने में सक्षम नहीं है तो उस बालक की कौन सी विशेषता होगी? अवधान की कमी होगी, बिल्कुल होगी। क्या संवेगों में अस्थिरता है, या दोनों, या कोई नहीं है? देखो, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा उस बालक को, सीखने में अवधान है, तो बिल्कुल उसके संवेग भी क्या होंगे? विचलित होंगे। अवधान भी क्या होंगे? कमी होंगे। तो इस दृष्टि से आंसर जो होगा वो क्या है? दोनों ही क्या है? सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, डिस्मोग्राफिया, पहली बार सवाल आया आपके सामने, उत्तर दे सकते हो तो दीजिए, लगाइए अपना दिमाग। डिस्मोग्राफिया क्या होता है? वृद्धावस्था, भोजन ग्रहण, झूठ बोलना, स्मृति विकार, डिस्मोग्राफिया होता क्या? देखिएगा, वृद्धावस्था का संबंध प्रोजेरिया है, तो ये विकल्प क्या हो गया? गया। भोजन ग्रहण का संबंध
बुलिमिया, बुलिमिया, तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत। झूठ से संबंध मिथोमेनिया है, झूठ बोलना मिथोमेनिया कहलाता है, ये विकल्प भी गलत। तो डिस्मोग्राफिया का संबंध स्मृति में क्या है, विकार ही क्या कहलाता है, डिस्मोग्राफिया कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण की क्रियाओं की एक विधि है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है, उक्त कथन किसका है। देखिए, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है, तो यह कथन किसका, क्रो का है, बीओम स्मूथ का, हिलगार्ड का या गार्डनर का। देखिएगा, गार्डनर ने तो बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर बात कही, वो भी कौन सा सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस चीज को लेकर गार्डनर ने क्या कही, बात कही है, तो बिल्कुल ये विकल्प तो क्या हो गया, गलत। हिलगार्ड ने अधिगम के 10 सिद्धांतों को लेकर उल्लेख किया, इसलिए यह भी क्या हो गया, गलत। अधिगम के 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, 10 सिद्धांतों का क्या किया, उल्लेख। तो अधिगम के 10 सिद्धांतों का उल्लेख हिलगार्ड ने किसमें किया है, पुस्तक का नाम लिखिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। क्रो एंड क्रो ने अधिगम को लेकर बात कही, क्या कही, ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन ही क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, ज्ञान और कौशल वे अभिवृत्ति का क्या है, अर्जन है। तो ये भी होगा नहीं। बचा कौन, बीओम स्मूथ है, जिसने शिक्षण की क्रियाओं को एक विधि बताई जो सीखने में उत्सुकता को बढ़ाती है, ये बात कही। तो बी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा साथियों। देखिए, प्रोफेसर यशपाल समिति में कितने सदस्य थे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया आज आपके सामने। प्रोफेसर यशपाल जो कि एनसीएफ 2005 के निर्माणकर्ता के रूप में अध्यक्षता की भूमिका निभाई थी। देखिएगा, एनसीएफ 2005, इसका संबंध किससे है, प्रोफेसर यशपाल से है साथी, जिसने लगभग एनसीएफ 2005 के निर्माण को लेकर अध्यक्षता की भूमिका निभाई है। देखिए, जब यह समिति बनी उसमें कितने सदस्य थे, टोटल कितने सदस्य रहे होंगे इस समिति में। यदि आप उत्तर 10 देते हो तो गलत है, तो सही क्या है, सही क्या है, 15 बिल्कुल गलत, 30 भी गलत। बचा कौन, 35 सदस्य इसमें थे साथियों, जिसमें 21 तो राष्ट्रीय फोकस समूह थे, एक राष्ट्रीय संचालन समिति और अन्य जो संस्थाएं थी जिनके सदस्य थे टोटल 35। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। राइट टू एजुकेशन 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की बात कही गई या उपलब्ध करवाई गई। क्या 6 से 14, 0 से 13, 3 से 5, 5 से 10? फटाफट उत्तर दीजिएगा, यह उत्तर तो गलत होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, तो इस राइट टू एजुकेशन में किस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई? 6 से 14 वर्ष। ये है नहीं, ये है नहीं और ये भी नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी विद्यालय प्रबंधन समिति में
12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? गजब के सवाल है साथियों। यदि कोई विद्यालय है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बात कही गई, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें अभिभावक गण भी होंगे, जिसमें बहुत सारे सदस्य होंगे, उसमें महिलाओं की संख्या या एग्जाम में यह सवाल पूछा हुआ है। यदि पुरुष 12 है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए, क्या 2 होगी? तो यह आंसर क्या है? गलत। 4 होगी तो यह भी क्या है? गलत। यदि आप सोचते 8 तो यह आंसर बिल्कुल क्या हो गया? एकदम गलत हो गया। बचा कौन? 6 सदस्य होंगे। यह सी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयं प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। यदि आप कोई कॉन्सेप्ट विकसित करते हो तो उस प्रत्यय के निर्माण में कौन सहायता करता है या कौन सहायक है? अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य या विषमता। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को विकसित करते हो तो उसके निर्माण में किसकी सहायता रहती है? अभिप्रेरणा की तो सब में रहती है, जरूरी नहीं है, इसलिए विकल्प गलत। बुद्धि का भी सब में रहता है, यह भी जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य का भी प्रत्यय निर्माण में योगदान रहता है, लेकिन आप किसी भी स्वयं प्रत्यय का निर्माण करते हो तो आपकी अभिक्षमता ही आपको क्या करती है? आगे की ओर बढ़ाती है। इसलिए डी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आज के सेशन का अंतिम पायदान पर और लास्ट क्वेश्चन पर आप पहुंच गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? सीखने में उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत के निर्माणकर्ता या प्रतिपादन करने वाले कौन थे? क्या हल थे, स्किनर थे, पावलो था या ब्रूनर था? देखिएगा, सीखने में उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद की बात हो रही। ब्रूनर तो निर्मितवाद को लेकर चर्चा की, निर्मितवाद तो ये तो होगा नहीं। पावलो ने शास्त्रीय अनुबंधन को लेकर बात की, शास्त्रीय अनुबंधन तो ये भी होगा नहीं। आंसर क्या होगा? हल या स्किनर? बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। अगर उत्तर आप देते हो, क्या अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर। आंसर क्या हो गया? सही या गलत? स्किनर आंसर बिल्कुल। क्रिया प्रसूत, पुनर्बलन और हल भी पुनर्बलन, लेकिन आवश्यकता को लेकर चर्चा है। तो ये अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद को लेकर यदि हम बात करते हैं तो स्किनर क्या हो गया? गलत। हल क्या हो गया? सही। तो बिल्कुल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को इसी तरह की प्रश्नोत्तरी यदि आपको पढ़नी है, जहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो बिल्कुल एक बार उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर आपको आइएगा। या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। यदि आपको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।
हाँ